कार्यकर्ता गणों को मेरी ओर से जय भीम और सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, अभिनंदन। मैं पिछले बहुत देर से मंच पर बारी बारी तमाम साथियों के वक्तव्य को सुन रही थी और सबके वक्तव्यों में लगभग एक ही चिंता, एक ही चर्चा और एक ही विषय बार बार निकल कर आ रहा था। दलित उत्थान, दलित समाज के प्रति कुछ करना, दलित समाज को जो हाशिए पर आजादी के 70 सालों से आज तक जिन्होंने लाकर रखा है, उन सरकारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, अपने आंदोलन को गति देना, समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हमारे बच्चों की बेहतर सुरक्षा के साथ साथ बेहतर शिक्षा कैसे हो, हमारे परिवारों को बेहतर सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले। तमाम वक्ताओं की वाणी में इस चिंता को मैंने सुना और महसूस किया। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को आज की इस डोला यात्रा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। कोरोना के बाद लगभग 3 साल के बाद आप लोगों ने आज अपनी इस डोला यात्रा को शुरू किया और 45 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी तमाम आयोजनकर्ताओं का, तमाम साथियों का जो उत्साह था, जो आपकी भागीदारी थी, वो देखते ही बनती थी। बस ऐसे ही मुट्ठी भर साथियों की जरूरत है इस देश में अपने आंदोलन की चिंगारी को मशाल का रूप देने के लिए। हम तो फिर भी संख्या में बहुत ज्यादा है। उस दौर को याद करिए जब एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत का शिकार होता था, जब वो एक छोटा सा बच्चा बस्ता उठाकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था और छुआछूत का शिकार होते हुए उसे अपनी कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। तपती हुई गर्मी के अंदर जब प्यास लगती थी तो पाठशाला के अंदर मास्टर खुद पीने के पानी से उसका हाथ हटा देते थे, क्योंकि वो दलित परिवार से संबंध रखता था। ऐसे उस बच्चे ने, ऐसे उस महानायक ने, ऐसे उस महामानव ने हम दलित समाज के लोगों के लिए संघर्ष करा, दिन रात एक करी, तरह तरह की डिग्रियां हासिल कर कर इस बात को साबित करा, प्रमाणित किया कि अगर इन दलितों और वंचितों और शोषितों को मजबूत बनाने का कोई एक रास्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का रास्ता है और वो सिर्फ और सिर्फ संगठित होने का रास्ता है। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनको याद करते हुए शाम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि साल दर साल, दशक दस दशक और सदियां बीत गई। 1883 की अभी चर्चा हुई यहाँ पर कि किस प्रकार से दलित समाज के बच्चों को ना घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार था और ना बेटियों को डोली में बैठकर विदा होने का अधिकार था। साल बदले, दशक बदले, शताब्दियां बदली, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। लेकिन उन लोगों की जो आज भी शिक्षा से वंचित है, लेकिन उन लोगों की जो आज भी अपने अधिकारों के लिए जो अलग अलग संस्थाएं आवाज बुलंद करती हैं, उनका साथ नहीं देती, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाती। आज इस देश के पूरे अगड़े पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक लोगों को एक बैनर के नीचे आने की जरूरत है, अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, अपनी इस एकता को इसके सामने संघर्ष कर उन लोगों को झुकाने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि जो इस देश का 85% मूल निवासी है, उसी का इस देश के ऊपर अधिकार है, हक है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया, तब जाकर आज हमारे जैसे लोग, सुबोध जी जैसे लोग और पूरे देश के अंदर अलग संस्थाओं को चलाने वाले लोगों को ये हिम्मत और साहस मिलता है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है, अभी भी अलग जगानी होगी। गांव गांव, घर घर जाकर इस बात को बताना होगा
कि हमें बटना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हम लोगों को संघर्ष करते रहना है। और अंततः वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग अपने अधिकारों को अपने हाथों में लेकर रहेंगे। लेकिन ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा की ओर अग्रसर करेंगे, जब हम अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। ये तब संभव होगा जब हम अपने वोट को बेचेंगे नहीं। ये तब संभव होगा जब हम जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और अपने 85% जो मूल निवासी भारतवर्ष का है उसके हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए अपने घर से मुट्ठी बांधकर निकलेंगे। और इन मनुवादी सोच के जो लोग हैं, इनकी सोच को उखाड़ कर, फेंक कर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूती देने का काम करेंगे। साथियों, जहां कोई राजनेता खड़ा होता है तो लगता है कि राजनीति करी जा रही है, क्योंकि हमारे साथ हमारा पद हमेशा जुड़ा होता है। लेकिन मैं हर एक सामाजिक मंच से कहती हूँ कि मैं नेता बाद में हूँ, इस देश की और समाज की जिम्मेदार बेटी पहले हूँ। और एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप 2 वक्त का खाना कम खा लीजिए, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में 2 चीजें कम जोड़ लीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को हम शिक्षित कर सके, दीक्षित कर सके, इसका प्रचार प्रसार आप बखूबी करते रहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। साल के 365 दिन अगर मैंने इस बात का प्रण लिया है कि सिर्फ एक शिक्षा ही है जो मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का और पूरे के पूरे इस देश के मूल निवासी के लोगों का भविष्य परिवर्तन कर सकती है, तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को बहुत ही जल्द इस भारतवर्ष में साकार करने की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आज इतनी मजबूती से, चाहे दिल्ली विधानसभा हो, इस देश के अलग अलग प्रदेश, गांव, शहर, बस्ती हो, या फिर सड़क हो या संसद हो, सब जगह अपनी बात मजबूती से अगर उठा पाती हूँ तो उस महानायक, महामानव बाबा भीमराव अंबेडकर जी के आशीर्वाद की वजह से, कि अगर वो हम महिलाओं को अधिकार ना देते, हम महिलाओं को अगर घरों से निकालने के लिए वो संघर्ष ना करते, हम दलितों के लिए अगर वो संघर्ष ना करते और संविधान में अगर हमें वोट डालने का अधिकार नहीं देते, तो आज भी हम लोग किसी पशु के जीवन से कम जीवन नहीं जी रहे होते। तो हम लोग लगातार संघर्ष करें, लगातार आवाज बुलंद करें उन मनुवादी सोच के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को लगातार तोड़ने का, बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ संघर्ष करें हम अपने ऊपर भी, चिंतन मंथन करें हम अपने आसपास भी, कि समाज के कितने बच्चों ने इस साल ग्रेजुएशन की शिक्षा को हासिल किया है, समाज के इस साल कितने बच्चों ने डिपार्टमेंट में बड़े बड़े पदों पर जो है परीक्षा देकर अपने आप को सरकारी नौकरी में काबिल होने के लिए जो है एंट्री करवाई है। ये तमाम मुद्दे बहुत जरूरी है। जागरूकता के साथ साथ हम लोगों को समाज के ऊपर भी काम करना होगा, अपनी एकता, अखंडता और भाईचारे के ऊपर भी काम करना होगा। हम लोगों को ना ही उपजातियों में बंटने की जरूरत है और ना ही किसी के साथ मतभेद करने की जरूरत है। हम एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो सबको एक समान अधिकार देता है और सबको एक समान ताकत देता है और सबको एक समान नागरिकता और वोट डालने का जो है अपना संदेश देता है। तो उस संदेश को, उस ताकत को, उस अधिकार को पहचानने का समय आ गया है। ये हमारे साथ आज जो हो रहा है या ये लोग जो कर रहे हैं, इनकी ये सोची समझी रणनीति है। अंग्रेज जब थे वो डिवाइड एंड रूल का फॉलो करते थे कि बांटो और राज करो, और इन्होंने उस रूल को जो है फॉलो किया। आजादी के बाद जब जब कोई भी सरकार चाहे केंद्र में आई चाहे राज्य में आई, तब तब इन्होंने हम लोगों को
जाति मजहब धर्म में बांटा, अपना वोट समेटा और सरकार को हथियाया। 5 साल लूटा, 5 साल हम इनसे तंग हुए, अगले 5 साल हमने दूसरों को मौका दिया, उन्होंने भी उस रणनीति को बनाया, उस रणनीति के हम दोबारा शिकार हुए, फिर हमने इसको 5 साल दिए, हमने उसको 5 साल दिए। अब मौका आ गया है, ना इसको 5 साल देने हैं, ना उसको 5 साल देने हैं। अब जो भी समय देना है अपने आप के लिए देना है, अपने परिवार के लिए देना है, अपनी बेटियों के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है और अपने इस देश के लिए देना है। ये देना जरूरी है। अगर हम हाथ पे हाथ धरे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आज हम लोग जातियों में बटे हैं, आज हम लोग धर्म में बटे हैं, कल वो भाई भाई को भी बांट देंगे और हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। आज युवा सड़कों पर है रोजगार के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का युवा हो, मध्य प्रदेश का युवा हो, यूपी का युवा हो, गुजरात का युवा हो, चाहे किसी भी प्रदेश का युवा हो। आज बेटियां सड़कों पर है सुरक्षा के लिए। देश के 29 राज्यों में कहीं पर भी कोई बेटी, इस वक्त अगर मैं भाषण दे रही हूँ तो कोई ना कोई बेटी इस बार भी, इस वक्त भी असुरक्षा के अभाव में जी रही है। इस देश का बच्चा सड़कों पर है और लगातार इस बात का संघर्ष कर रहा है कि क्यों लगातार जो शिक्षा का अधिकार हम लोगों को मिला है उसको क्यों लगातार प्राइवेट किया जा रहा है, क्यों नहीं सामान्य शिक्षा देश के और राज्य के सभी लोगों को मिलने का जो है कानून सरकार के द्वारा पारित किया जाता है। लोग तड़प रहे हैं। अभी कोरोना की लगातार बात हो रही थी, कोरोना में किस प्रकार से लोग तड़पे। लगातार 70 सालों के बाद आजादी के इतिहास में आज तक गरीब आदमी 5 साल में वोट देने के काबिल तो होता है, लेकिन जब उसके घर में गंभीर बीमारी होती है, उसके परिवार को बेहतर से बेहतर इलाज की जरूरत होती है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, तो जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पताल में। लेकिन जिन सरकारों को हम चुन कर लेकर आते हैं वो सरकारें सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो मेरा आज इस डोला स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से कोई भी मेरे को पॉलिटिकल भाषण नहीं देना है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अगर दिल्ली से चलकर मैं आपके बीच में यहाँ आई हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार दिल्ली में जो सरकार आपके नेतृत्व में काम कर रही है, जरा उसके बारे में पढ़ना देखना शुरू करिए तो आपको समझ आएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को कोई वास्तव में साकार करने का काम कर रहा है तो जो देश की राजधानी दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा कर रही है। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सबको एक समान शिक्षा के अधिकार की बात करी, तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का डंका न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सब लोगों को नागरिकता के समान अधिकार देने की बात करी, उसमें चाहे इलाज की बात हो, चाहे कानून की बात हो, या अपनी बात को मजबूती से सरकारों के सामने रखने की बात हो, वो सारे के सारे सपने पूरे करने का काम देश की राजधानी दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो लगातार पूरे करने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अब जिस बात के लिए अपने मंत्री पद को त्यागा था, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उन महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की आवाज को बुलंदी देने का भी काम अगर कोई इस वक्त कर रहा है देश के अंदर तो देश की राजधानी दिल्ली में बैठी हुई सरकार कर रही है। और उसका एक उदाहरण इस वक्त आपके सामने मंच पर खड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे छोटी उम्र की मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने करा तो वो आम आदमी पार्टी की एक साधारण सी सरकार ने किया। और आज भी मैं पूरे विश्व में और पूरे देश में सबसे कम उम्र की डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष के रूप में आप समाज का, अपने दलित समाज का, अपने अंबेडकर समाज के परिवार का गौरव बढ़ाने का काम करती हूँ। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति अपनी सरकार के महज 7 साल के कार्यकाल के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को कदम दर कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि हमारे इस प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश जो कि संसाधनों से भरपूर है, लेकिन आज भी यहाँ के युवा को रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। प्रदेश को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर रोजगार की तलाश
तलाश में अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। आज भी यहाँ पर भुखमरी का सामना, आज भी यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी यहाँ पर विकास अभी कोसों दूर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को अगर विकसित, उज्जवल, शिक्षित और स्वस्थ बनाना है तो एक बार मौका जरूर उन लोगों को देना चाहिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को, शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को साकार करने का काम दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी कर सकते हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, और इन संघर्षों पर विराम तभी लगेगा जब इस देश के अंदर से भाजपा, कांग्रेस जैसी इन तमाम पार्टियों को उखाड़ कर फेंका जाएगा, जब परिवारवाद की राजनीति पर लगाम लगाई जाएगी, जब भ्रष्टाचार की राजनीति पर लगाम लगाई जाएगी, जब घूसखोरी की राजनीति पर लगाम लगाई जाएगी, जब दंगों की राजनीति पर लगाम लगाई जाएगी, जब गरीबों को गरीब रहने की सोची समझी रणनीति पर लगाम लगाया जाएगा, तब जाकर हमारे जैसे दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी समाज के लोगों का विकास होगा। क्योंकि इस देश के जो 85% मूल निवासी है वही इस देश की, चाहे संसद हो, विधानसभा हो, न्यायपालिकाएं हो या फिर जो है आपकी पंचायतें हो, इसमें लोगों को चुनकर भेजने का काम करते हैं। तो अब समय आ गया है कि उत्तर से लेकर पश्चिम और जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के दलित, शोषित, आदिवासी परिवारों को, अल्पसंख्यक लोगों को, उन तमाम लोगों को जो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनता हुआ देखना चाहते हैं, जो इस देश को पुनः विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहते हैं, उनको एकजुट होने की जरूरत है, और जो बांटने वाले लोग हैं उनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तो मैं एक बार छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को, जीएसएस संस्था के तमाम पदाधिकारियों को, आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो पिछले 15 सालों से आप स्वाभिमान डोला यात्रा निकाल रहे हैं, आज वो आपकी फिर से सफलतापूर्वक निकली। और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली कई शताब्दियों तक आप ये डोला सम्मान यात्रा यूं ही सफलतापूर्वक आप लोग आयोजित करते रहे और इसे निकालते रहे, और समाज के प्रति यूं ही आवाज, जो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, और समाज की एकता और अखंडता और समाज की उन्नति और तरक्की के लिए आप लोग यूं ही बढ़ चढ़ कर आगे आते रहे। आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे किसी भी शब्द से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।